5 अगस्त 2023 को इमरान खान साहब को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया और तब से लेकर अब तक इमरान खान साहब जो हैं वो जेल में कैद हैं। इमरान खान साहब ना तो कानून के कैदी हैं और ना ही इमरान खान निज़ाम का कैदी है। इमरान खान आसिम मुनीर का कैदी है और अपनी कैद के दौरान इमरान खान साहब ने कई मरतबा ये बात पाकिस्तान के मीडिया को और पाकिस्तान के शहरियों को बताई अपने पैगामात के ज़रिए से। मिसाल के तौर पे कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। 26/8/2025 यानी 26 अगस्त 2025 को लगभग आज से 1 साल पहले इमरान खान साहब ने कहा कि आसिम मुनीर में ताकत की बहुत भूख है, इसीलिए उसने बदतरीन आमरीत कायम कर रखी है। मुझसे माफ़ी का मुतालबा करने की बजाय आसिम मुनीर को मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए। 9 मई उसी ने करवाई है जिसने CCTV फुटेज चुराई है। इस वक्त 9 मई आसिम मुनीर की इंश्योरेंस पॉलिसी है। ये सब कुछ आसिम मुनीर करवा रहा है। इसमें ना कोई इखलाकियात हैं और ना इस्लाम की समझ है। आसिम मुनीर के लिए मेरा पैगाम है कि मुझ पर दबाव बढ़ाने के लिए चाहे मेरे ख़ानदान में से जिस मर्जी को कैद में डाल दो, मैं ना झुकूंगा, ना इस जुल्म को कबूल करूंगा। मैं अपनी हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद हर हाल में जारी रखूंगा, ये इमरान खान साहब ने कहा। एक और पैगाम इमरान खान साहब का, आसिम मुनीर एक ज़हनी मरीज़ है। ये पैगाम भी इमरान खान साहब का आया और उसमें उन्होंने कहा कि जिसकी इखलाकी पस्ती की वजह से पाकिस्तान में आइन और कानून मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है और किसी भी पाकिस्तानी के बुनियादी इंसानी हकूक़ अब महफूज नहीं है। मुझे और मेरी अहलिया को आसिम मुनीर के हुक्म पर झूठे मुकदमात में जेल में रखा गया है और शदीद तरीन ज़हनी टॉर्चर किया जा रहा है। मुझे मुकम्मल तौर पर एक सेल में बंद करके कैद तन्हाई में डाला हुआ है। 4 हफ्ते तक मेरी किसी एक इंसान से भी मुलाकात नहीं हुई और बैरूनी दुनिया से बिल्कुल बेखबर रखा गया। जेल मैनुअल के मुताबिक दी जाने वाली हमारी बुनियादी ज़रूरियात भी ख़त्म कर दी गई हैं। ये इमरान खान साहब ने कैद तन्हाई के हवाले से और जो आसिम मुनीर साहब ने उनके साथ किया उसके हवाले से तफसीलात के साथ बताया। ये जो पैगाम है ये दिसंबर 2, 2025 को इमरान खान साहब का पैगाम आया और ये आखिरी मरतबा इमरान खान की बहन की मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब से। ये उस वक्त का पैगाम है। ये एक और पैगाम देखिए। इमरान खान साहब ने कहा कि मैं ये बात वाज़ेह तौर पर कह चुका हूं कि अगर मुझे या मेरी अहलिया को कुछ हुआ तो जनरल आसिम मुनीर इसके जिम्मेदार होंगे, लेकिन मुझे कोई खौफ नहीं है क्योंकि मेरा ईमान मजबूत है। मैं गुलामी पर मौत को तरजीह दूंगा। फिर इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए एक मरतबा यह भी कहा कि सारी कौम को पता है कि जनरल आसिम मुनीर मुल्क चला रहा है। मुझे तोड़ने के लिए उसने रेफरेंस दायर करवाए हैं, बुशरा बीबी को सज़ा दिलवाई है। मुझे और मेरी बीवी को कुछ होता है तो जनरल आसिम मुनीर जिम्मेदार होगा। लंदन प्लान जनरल आसिम मुनीर और नवाज शरीफ के दरमियान था। कुछ जजेस को भी साथ मिलाया गया। जब मुझे गिरफ्तार किया गया तो पुलिस मेरे बेडरूम में दाखिल हुई, वहां से मेरा पासपोर्ट और चेक बुक्स भी लेकर चले गए। तो ये बहुत सारी चीज़ें इमरान खान साहब ने खुद बताई और बार बार बताई। मैं आपको इस तरह के 10 ट्वीट और पढ़ के सुना सकता हूँ या इमरान खान साहब के स्टेटमेंट आपको बता सकता हूँ जहाँ पे उन्होंने खुद कहा कि मैं आसिम मुनीर का कैदी हूँ, मेरे साथ ये जो कुछ भी किया आसिम मुनीर ने किया। और ये बात अक़वाम मुत्तहिदा भी मानता है, एमनेस्टी इंटरनेशनल भी मानता है, दुनिया भर का मीडिया, दुनिया भर के लोग जो तहकीकात करते हैं पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के बदतरीन मुखालिफिन, वो अपने मुँह से कहते हैं कि इमरान खान आसिम मुनीर फील्ड मार्शल की कैद में है। इमरान खान किसी ऐसी कैद में नहीं है जो अदालत की वजह से है या कानून की वजह से है। ये मामला आसिम मुनीर का है और आसिम मुनीर इमरान खान साहब को तोड़ना चाहते हैं और इसलिए उन्हें कैद में रखा हुआ है, जबकि इमरान खान साहब टूटने के लिए तैयार नहीं है। अब इन 3 सालों में इमरान खान साहब को जेल में किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा, रोंगटे खड़े कर देने वाली चीज़ें हैं। यानी ऐसा नवाज शरीफ कभी सोच भी नहीं सकता। नवाज शरीफ को कैद में मुशर्रफ ने भी डाला था, फिर ये नवाज शरीफ कैद में गया। जब नवाज शरीफ की अपनी सरकार थी उसके बाद ये वापस आया निगरान हुकूमत में, फिर जेल में चला गया। इमरान खान ने निकाल कर पाकिस्तान से बाहर, एक दफ़ा जनरल मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को बाहर निकाला पाकिस्तान से। एक दौर में इमरान खान ने और जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ को पाकिस्तान से बाहर निकाला जब मियाँ साहब के प्लेटलेट्स बहुत नीचे गिर गए थे। तो इमरान खान साहब को बतौर कैदी जिन मुश्किलात का सामना रहा इन 3 सालों में, वो आप ये देख लीजिए। इमरान खान साहब का नाम लेने पर, इमरान खान साहब का नाम लिखने पर पाबंदी लगा दी गई। इमरान खान साहब की शक्ल इन 3 सालों तक पाकिस्तानियों को नहीं दिखाई गई किसी भी मीडिया के जरिए से। अवाम ने ना तो इमरान खान साहब की आवाज़ सुनी और ना ही उनका चेहरा देखा। बार बार इमरान खान साहब कहते रहे क्योंकि उन्हें शौक है किताबें पढ़ने का,
तो उन्हें किताबें फराहम ना की गई और उन्होंने दर्जनों मरतबा इस बात की शिकायत की। वर्जिश का सामान भी इमरान खान साहब को तरसा तरसा कर दिया गया। उनके घर का खाना उन्हें नहीं मिलता इमरान खान साहब को। उनकी मुलाकातें पार्टी लीडर्स से बंद हैं। वर्कर्स के साथ इमरान खान साहब की मुलाकातें बंद हैं। वकला के साथ इमरान खान साहब की मुलाकातें बंद हैं। इमरान खान साहब की फैमिली के साथ उनकी मुलाकातें बंद हैं। हत्ता कि जो इमरान खान साहब के ज़ाती मुआलजीन हैं उन तक के साथ इमरान खान साहब की मुलाकातें बंद हैं। अपने बच्चों के साथ जो टेलीफोन करने की उनको सहूलत मैसर होनी चाहिए बतौर कैदी, वो सहूलत भी कई कई महीनों के इंतज़ार के बाद उन्हें मिलती है। और गुज़िश्ता कई महीनों से इमरान खान साहब की अपने बच्चों से भी बात नहीं करवाई गई। कई कई दिन तक बार बार इमरान खान साहब को काल कोठरी में डाल दिया गया, यानी उन्हें बंद कर दिया गया। और कई कई दिन तक वो शिकायत करते हैं कि उन्हें बाहर नहीं आने दिया गया, बल्कि कुंडी लगा के ताला लगा के अंदर बंद किया गया। और जो बाहर का खुला एरिया है या खुला आसमान है वहां पे नहीं आने दिया गया। बिजली की बंदिश की भी उन्होंने शिकायत की कि यहां पे बिजली बंद कर दी गई और हशरात ने बहुत ज़्यादा इमरान खान साहब को तंग किया। ये सारे टैक्टिक्स होते हैं। फिर एक और चीज़ मैं आपको बताता हूं कि इमरान खान साहब के पास बतौर कैदी जब कोई साबिक वज़ीर आज़म पकड़ा जाता है तो उसको बहुत सारी सहूलियात होती हैं। उनमें से कोई भी सहूलत इमरान खान साहब को मैसर नहीं है। जेल में मौजूद बहुत सारे कैदी बहुत अच्छे हालात में रह रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब को बदतरीन हालात में रखा गया है साबिक वज़ीर आज़म होने के बावजूद। ना उनके पास एसी है और ना ही उनके पास फ्रिज है, बल्कि बार बार इमरान खान साहब का टीवी और अखबार ये दोनों सहूलतें भी छीन ली जाती हैं। ये सब कुछ बतौर कैदी इमरान खान साहब को तकलीफ देने के लिए किया गया। और भी बहुत सारा कुछ है। अभी इमरान खान साहब की आंख का प्रॉब्लम आ गया, बड़ा शदीद किस्म का। इमरान खान साहब की सेहत बिगड़ी है, ये भी चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं। और उनकी आंख का इशू तो यहां तक आ गया कि 15% उनकी आंख की बिनाई बाकी रह गई थी आखिरी रिपोर्टें आने तक। उसके बाद से लेकर अब तक हमारे पास आज़ाद ज़राए से कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। सियासी नुकसान इमरान खान साहब को किस तरह का पहुंचाया गया ये भी आप देख लीजिए। इमरान खान साहब की पार्टी तोड़ दी गई, जबरी गुमशुदगियां की गई इनकी पार्टी के लोगों की। और ये सियासी लोग थे तो फौज ने उठा के इनके बंदे गायब करना शुरू कर दिए एजेंसियों ने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को बेगुनाह जेलों में डाला गया। अभी भी 4000 के करीब लोग इनके जेलों में, जिनमें बड़े लोग जो हैं वो यास्मीन राशिद साहिबा हैं, एजाज चौधरी साहब हैं, उसमें मियां महमूद रशीद साहब हैं, उमर चीमा साहब हैं, सनम जावेद हैं, आलिया हमजा हैं और बहुत सारे लोग हैं इस तरह जेलों के अंदर अभी भी बंद हैं। हज़ारों कारकुनों को बार बार गिरफ्तार किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। कई कारकुनों की अलग अलग वाक़यात में शहादतें भी हुई हैं, यानी 9 मई के वाक़यात हैं, 26 नवंबर के वाक़यात हैं। इसके अलावा दीगर वाक़यात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को कत्ल किया गया है। अमेरिका और इसराइल ने मुसलमान मुल्कों को लड़ाने की भी एक कोशिश की, उसमें भी नाकाम हो गए। यानी सऊदी अरब ने खुद ईरान के हक में स्टेटमेंट दे दिया, यूएई ने भी कह दिया कि हम अपनी सरजमीन अब इस्तेमाल नहीं करने देंगे ईरान के खिलाफ। ये बड़ी खुशाइंद बात है। जिन ममालिक को, यानी तुर्की को, आज़रबाईजान को, इराक को, यूएई को, कतर को, सऊदी अरब को, इन तमाम ममालिक को मिलाकर ईरान से लड़ाने की कोशिश की गई, लेकिन कामयाबी नहीं हुई। ना अमेरिका को ना इसराइल को। हाँ, सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान को लड़ाने में अमेरिका कामयाब हुआ, और वो भी पाकिस्तान के हुक्मरान क्यों लड़ते हैं वो आप जानते हैं अच्छी तरह। प्यूटन ने एक स्टेटमेंट दिया डोनाल्ड ट्रंप के बारे में और अमेरिका के बारे में। और देखिए, हालात ऐसे पैदा हो गए हैं कि अमेरिका अकेला होता चला जा रहा है। मैं बताता हूं कैसे। प्यूटन ने कहा कि अमेरिका ने किस खुशी में इराक, शाम और लीबिया पर हमला किया। सिक्योरिटी काउंसिल की पाबंदियां अमेरिका पर क्यों लागू नहीं हुई? अमेरिका के लिए बैनुल अक़वामी कानून यही है कि वो जो चाहे कर सकता है, उसने बस फैसला किया और जंग कर दी। अमेरिका जो चाहे करता है और किसी से जवाबदेह नहीं होता, ये प्यूटन ने कहा। देखिए ना, दुनिया का कोई भी मुल्क जैसे ही जंग करता है जी पाबंदियां, ये हथियार बनाए पाबंदियां, ये वाला वेपन क्यों ले आए पाबंदियां, यहां पे आप क्यों आगे पाबंदियां। अमेरिका पे कभी कोई पाबंदी लगी है? वो सिर्फ पाबंदियां लगाता है, उसके ऊपर पाबंदी नहीं लगती, जो मर्जी करता रहे। वो एक मुल्क का सदर ही उठा के ले गए बीच में से, कोई पाबंदी नहीं, किसी ने पूछा ही नहीं। एक मुल्क के अंदर जेनोसाइड कर रहे हैं। ईरान में 200 अहदाफ को निशाना बनाया पिछले 24-48 घंटों के अंदर, 36 घंटों में लगभग 200 अहदाफ, और सिविलियंस का कत्लेआम किया है। 200 तो सिर्फ बच्चे शहीद हो गए अब तक की इतला के मुताबिक ईरान में, और ये जेनोसाइड है, यानी नस्लकुशी कर रहे हैं ईरानियों की, जैसा गजा के अंदर किया गया इसराइल की जानिब से। तो ये प्यूटन ने निशानदेही की है। अच्छा, इसमें ना अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का एक स्टेटमेंट आया और उन्होंने कहा जी पिछली कई दहाइयों में एटमी हमले का इतना ख़तरा नहीं था, या एटमी हथियारों के इस्तेमाल का इतना ख़तरा नहीं था जितना ख़तरा अब है। ये स्टेटमेंट बहुत अहम है।
देखिए, ईरान क्या एटमी धमाका कर सकता है? मैं एटमी हमले की बात नहीं कर रहा, एटमी तजर्बे यानी एटमी धमाके की बात कर रहा हूं। तो बिल्कुल अब ईरान के पास पूरा जवाब मौजूद है। देखिए ना, अगर ईरान ने बार बार के हमलों से और लड़ाई से बचना है तो उन्हें एक ऐसा हथियार अब चाहिए होगा जिससे इसराइल की बोलती बंद हो जाए। यानी अगर ईरान के पास एटम बम हो तो इसराइल कभी भी उसके साथ झगड़ा नहीं करेगा, पटाखा भी नहीं चलाएगा। वो यही सोचेगा कि ये तो इनको मारने की आदत है ईरानियों को, ये तो मारते हैं आगे से, ये नूरा कुश्ती तो नहीं करते, ना ये इंतजार करते हैं, ना ये लिहाज करते हैं, तो ये एटम बम मार देंगे। लिहाजा जिस दिन ईरान के पास एटम बम आ गया, इसराइल की तरफ से उसको खैर हो जाएगी और अमेरिकन भी फिर आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट जाएंगे, क्योंकि फिर उन्हें सिर्फ कुछ मिसाइल चाहिए होंगे जैसे शुमाली कोरिया के पास है। शुमाली कोरिया को कोई नहीं छेड़ता, जो मर्जी करे। उन्होंने इंसानी हकूक की पामालियों की तारीख रकम कर दी अपने मुल्क के अंदर। शुमाली कोरिया को एक जेल बना के रख दिया, उस मुल्क से बाहर कोई नहीं जा सकता। वहां पे एक आदमी कोई हुकूमत के खिलाफ कोई चीज करे तो पूरा का पूरा खानदान उठाते हैं। वो अजीब किस्म का मुल्क है वो, लेकिन कोई पूछ नहीं सकता, बात ही नहीं कर सकता, क्योंकि एटम बम है, मिसाइल है। तो ईरान को जो है वो ताकत हासिल करनी पड़ेगी और बहुत मुमकिन है कि ईरान कोई तजर्बा ऐसा कर दे आने वाले दिनों में जिसके बाद ये लड़ाई ना सिर्फ खत्म हो जाए बल्कि हमेशा के लिए बंद ही हो जाए। फिर ट्रंप ने ना एक दावा किया था शुरू में, और ये अब आलमी सतह पे मीडिया पे छप रही हैं चीजें, यूरोप में ये चीजें बहुत छप रही हैं कि ट्रंप ने पहले सबसे ना कुछ ममालिक को ये कहा था कि हम 4 दिन के अंदर ये जंग खत्म कर देंगे। ट्रंप का अंदाजा भी यही था। फिर बाद में कहा नहीं जी, हमें 4 हफ्ते लग जाएंगे, और अब पेंटागन ये बता रहा है कि इसमें 6 महीने भी लग सकते हैं। तो ये वाकई एक दलदल बनती जा रही है अमेरिका के लिए, ट्रंप के लिए। और कतर ने खबरदार किया है, कतर के जो वजीर तवानाई है उन्होंने कहा जी अगर ये सूरत जो इस वक्त बनी हुई है आबनाए हुर्मुज़ में, अगर ये सूरत प्रलॉन्ग कर जाती है 2-3 हफ्ते, ज़्यादा टाइम नहीं बता रहे, अगर 2-3 हफ्ते ऐसा होता है तो इसके नतीजे में क्या होगा? इसके नतीजे में आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत दोगुनी हो जाएगी। यानी जो 68 पे प्राइस थी जंग शुरू होने से पहले, वो $150 तक वो कह रहे हैं चली जाएगी फी बैरल। और ये बहुत बड़ा झटका होगा आलमी मंडी को, और पूरी दुनिया के अंदर जो है तरक्याती मामला रुक जाएंगे, एक बहुत बड़ा बहरान पैदा हो जाएगा। ये बात कतर ने कही है और उन्होंने खबरदार किया है। बरतानिया, इटली, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी और इन समेत बहुत सारे और मुल्क हैं जो अमेरिका के बड़े शानदार इत्तेहादी हुआ करते थे, आंखें बंद करके अमेरिका के साथ मिलकर अटैक करते थे दूसरे मुल्कों पे। कनाडा भी एक है। इन मुल्कों ने तो कभी सोचा ही नहीं था, अपने दिमाग से काम ही नहीं लिया था। जैसे ही अमेरिका ने कहा इधर अटैक, ये सारे साथ चले जाते थे, उधर अटैक, ये सारे साथ चले जाते थे। इराक पे अटैक हुआ, शाम पे हुआ, अफगानिस्तान पे हुआ, लीबिया पे हुआ, ये सारे साथ जाते थे, हमेशा जाते थे, कभी सवाल नहीं किया इन्होंने। लेकिन अब ये ममालिक डोनाल्ड ट्रंप की लड़ाई का हिस्सा नहीं बन रहे। ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है। वो इस लड़ाई को डोनाल्ड ट्रंप का गलत कदम समझ रहे हैं। यानी एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे थे और फिर धोखा देकर ईरान के ऊपर हमला किया गया। तो अब वो कंट्रोल अमेरिका का यूरोप के ऊपर या मगरबी उन ममालिक के ऊपर जो अनकंडीशनल सपोर्ट करते थे अमेरिका को, उनके रिजीम को, उनकी किसी भी हुकूमत को, वो अब अमेरिका को हासिल नहीं है सहूलत। तो ये वाली सहूलत अब मैसर नहीं है, तो कमज़ोर हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की गलती जो है या वो पागलपन जो है, एक जंगी जुनून, क्योंकि देखे ना एक मुल्क का सदर उठा लिया तो कॉन्फिडेंस ही कुछ और हो गया उसका। इसको मार, उसको कह, शहबाज शरीफ जैसे लोगों ने वो पॉलिश की, जिधर देखा सलूट मार दिया, उसका दिमाग खराब हो गया कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, किसी को भी छेड़ सकता हूँ। वो उस चक्कर के अंदर जो है ना, हालांकि ईरान को बहुत मार पड़ रही है, ईरान के अंदर इतनी दवाई फैला दी है इसराइल ने और अमेरिका ने कि उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। इतनी बम्बारमेंट इन्होंने जिस तरह अफगानिस्तान पे की थी या जिस तरह इन्होंने इराक के ऊपर की है, उससे ज़्यादा बम्बारमेंट ईरान के ऊपर कर रहे हैं। लेकिन चेन ऑफ कमांड उनकी नहीं टूट रही और वो वापस जवाब दे रहे हैं। देखिए ना, जो ईरान ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा जी अब तक जो हमने हथियार चलाए हैं ये 2010 से पहले वाले थे। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है उनका। उन्होंने कहा 2010 से पहले वाले हथियार हमने चलाए हैं, उसके बाद वाले हथियार अब हम चलाना शुरू कर रहे हैं और अब जदीद हथियार आएंगे जो हम चलाएंगे। और इसके अंदर उन्होंने बताया जी हमारे बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं कुछ, और हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, और ये बेहतर हैं, अहदाफ के ऊपर बेहतरीन जाते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप ने ये कर दिया अमेरिका के साथ। ट्रंप के लिए दुआएं शुरू हो गई हैं अमेरिका में। वो एक वीडियो भी आई है जिसमें बहुत सारे ऐसे मजहबी टाइप के लोग खड़े हैं, औरतें और बंदे, वो डोनाल्ड ट्रंप के कंधों पे, बाजुओं पे हाथ रख के तो उसके लिए दुआएं कर रहे हैं।
तो अब मामला जो है ना वो दुआओं पे आ गया और अमेरिका की तरफ से बहुत सारे लोगों ने इसको मजहबी जंग बनाने की कोशिश की है। यानी इसराइल की जानिब से, अमेरिका की जानिब से वो इसको मजहबी जंग का रंग देना शुरू हो गए। देखिए ना, मामला शुरू हुआ था जी, इनके पास ये वाले हथियार नहीं होने चाहिए, लेकिन ये दुनिया के लिए खतरा है, लेकिन ये एटम बम बना रहे। मामला कहां से शुरू हुआ था, अब मजहबी जंग पे आ गया। अगर तो आपने हथियार खत्म करने थे तो आप स्कूलों पे अटैक क्यों कर रहे हैं? और वो साबित हो चुका है कि स्कूल के ऊपर अटैक अमेरिका ने किया था, इसराइल ने नहीं किया था, जिसके ऊपर ईरान में बहुत गमो गुस्सा है। नाज़रीन, जो सैटेलाइट कंपनियां हैं बैनुल-अक़वामी, उन पर भी दबाव डाला जा रहा है अमेरिका की जानिब से कि जो फुटेज है वो जारी ना करें, तस्वीर जारी ना करें, क्योंकि सैटेलाइट वाली तस्वीर जब आती हैं तो उनका कंपैरिजन करके पता कर लेते हैं लोग कि अमरीकी अड्डे कितने पहले थे और कितने अब हैं, यानी किस हालत में थे और अब किस हालत में, इनके रडार पहले किस हालत में थे अब कैसे हैं, इनके कम्युनिकेशन सिस्टम पहले कैसे थे अब कैसे हैं। तो सैटेलाइट तस्वीर बनाने वाली जो मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं उनके ऊपर भी दबाव डाला जा रहा है कि आप फौरी तौर पे जारी ना करें, बेशक उसमें टाइम ले लें, 3-4 दिन के बाद जारी करें, लेकिन फौरी तौर पे जारी ना करें। इसराइल भी रोक रहा है कि इसराइल के अंदर जो तबाही और बर्बादी है, बहुत सारा मलबा वहाँ पे पड़ा हुआ है, उसकी कवरेज ना करे आलमी मीडिया, जबकि ईरान में ऐसा कुछ नहीं है, वो कहते हैं जी कर लें। और मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि इसराइली शहरी, ये 1 हफ्ते की लड़ाई है, इसके अंदर ज़हनी मरीज बनते जा रहे हैं। वो नीचे बंकर्स के अंदर हैं, वो नीचे सुरंगों के अंदर हैं, ज़ेरे ज़मीन जो उनकी पनाहगाहें हैं उसके अंदर है, और वो ज़हनी मरीज बन रहे हैं। थोड़ी थोड़ी देर बाद धमाकों की आवाज़ें आती हैं।